स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। और बजट कैसा रहा बाज़ार के लिए और कैसा रहेगा ये बजट आने वाले कुछ समय के लिए बाजार के लिए बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच इस खास चर्चा में सुनील सुब्रमण्यम जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत सारी चीज़ें बाजार चाहता था और कुछ मिली कुछ नहीं मिली, लेकिन कंजम्पशन पुश जिसे कहते हैं कि उसको देने के लिए मेजर टैक्स कट, आई मीन 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, शायद ये कल्पना शक्ति किसी की भी नहीं थी इतना। पहले तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये आपके अनुमान में था क्या ये, और इसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं आप अगले आने वाले कुछ समय के लिए, किन किन सेक्टर्स पे, किस किस स्पेस पे? कि मेरा ज़रूर ये एक्सपेक्टेशन था। मैंने आवाज़ अड्डा पे लक्ष्मण जी के साथ जो भी शोज किए हैं उसमें मैंने यही नारा उठाया था कि ये करना बहुत ज़रूरी है कि कंजम्पशन को बूस्ट देना ज़रूरी है। और वो ये इस बजट में दो तरीके से हुए हैं। एक तो आपने बताया जो टैक्स कट है, उसके अलावा जो टैक्स कट के ऊपर भी देखिए सीनियर सिटीजन को और 50,000 तक अपने इंटरेस्ट में सेविंग्स की टैक्स की बचत है। तो ये बात जो है ओवरऑल देखिए एक माहौल अच्छा बनाता है। तो छोड़िए कि 6,000 रुपए 12 लाख वाले को हाथ में मिल रहे हैं, उसके कारण कंजम्पशन देखिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखिए कि हाउसिंग लोन जो मैं घर खरीद सका हूं अब बढ़ गई है, गाड़ी जो मैं खरीद सकता हूं वो अभी बड़ी गाड़ी मैं खरीद सकूंगा। मगर एक सोच जो हुआ है कि अब मेरे हाथ में पैसा है, उसके कारण जो कंज्यूमर सेंटिमेंट में जो बदलाव आ सकता है, ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि इतना बड़ा एक स्टेप ले लिया, वो एक अच्छी बात है। बट इसके अलावा भी कंजम्पशन के लिए सपोर्ट कहां पे आती है? आपने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बजट में देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पिछले साल से 2 लाख करोड़ और बढ़ा दिया है अगले साल के लिए, 2 लाख करोड़, वेरएज कैपेक्स की खर्चा फ्लैट रखी गई है। तो ये 2 लाख करोड़, और गवर्नमेंट भी अपना इनकम में 1 लाख करोड़ ये टैक्स कट के कारण गंवा रही है। तो समझिए कि करीबन 3 लाख करोड़ कंजम्पशन के काम आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है मेरे ख्याल में। शायद मार्केट में क्या है कि मार्केट एज यूजुअल कैपेक्स ओरिएंटेड बजट एक्सपेक्ट कर रही थी, और शायद मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने बहुत लॉन्ग पोजीशंस ले लिए थे डिफेंस, रेलवेज या उसके रिलेटेड इंफ्रा रिलेटेड स्ट्रक्चर में, इसलिए वहां पे उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। पर मेरे ख्याल में ये बजट इकोनॉमी को एड्रेस करता है, जो दिक्कत है इकोनॉमी में। और सबसे बड़ी दिक्कत कंजम्पशन की नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ग्रोथ में है प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की। तो वहां पे कंजम्पशन की कमी के कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा बढ़ नहीं पाई, 75-76% कैपेसिटी में अटक गई थे साल डेढ़ साल से। तो अब शायद इसके कारण वो अगर 80 पार हो सकती है साल में, तो प्राइवेट कैपेक्स की जो बढ़ पाएगी वो जरूर आके अपने ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को 7 के ऊपर पार कर सकती है, इफ नॉट 2025-26 में। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा बैलेंस्ड बजट किया है। क्योंकि कैपेक्स का कटवाना जरूरी क्यों था? क्योंकि अगर रेवेन्यू पे 2 लाख करोड़ बढ़ा रहे हैं और इनकम में भी 1 लाख करोड़ गंवा रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट को कायम रखने के लिए कैपेक्स को उनको फ्लैट रखना ही था। और ये फिस्कल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाहर का कैपिटल, देश का एफडीआई और एफआईआई का कैपिटल के लिए इंडिया का रिस्क रेटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। और रेटिंग एजेंसीज खुश होंगे क्योंकि हमने उम्मीद से बेहतर पहले कहा था कि इस साल 4.9 होगा, 4.8 निकला। अगले साल का भी 4.5 प्रॉमिस किया था, 4.4 अब कह रहे हैं। तो एक डायरेक्शन गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स की ओर कि हम सीपी जो भी है एक फिस्कल रिफॉर्म्स की ओर जो भी हमने टारगेट सेट किया उससे आगे जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एफआईएस की वापसी भी बहुत जल्द आप देख सकते हैं इन चीजों के कारण। तो मतलब अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो आप इसे ये कह रहे हैं कि आई मीन कंजम्पशन पुश विद द फिस्कल डिसिप्लिन। अच्छा चलिए, अब आज एक बजट का अध्याय जब पूरा हुआ, हमें अब कल से एक और चीज़ फेस करनी है, वो है ट्रेड वॉर, आई मीन टैरिफ्स। क्योंकि बाजार आज न्यूट्रल रहा। आई मीन देखिए, ठीक है एक स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, एक कुछ स्पेस कोलैप्स हुए, बट मोर और लेस वी आर गोइंग इन ए वेरी आई मीन फ्लैट ट्रेजेक्टरी। ये कैसे हिट करेगी इंडियन मार्केट्स को, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, टैरिफ्स की बात एक कॉम्प्लेक्स है। तो पहली बात यह है कि ट्रंप की जो टैरिफ की रेजिम है उसका अल्टीमेट फोकस यह है कि वो बार्गेनिंग पावर की तरह इसको इस्तेमाल करके दाम को कम कराना चाह रहे हैं चीन से, मेक्सिको से, कनाडा से, राइट? मगर अगर उन्होंने दाम कम नहीं किया
तो ये टैरिफ एक्चुअली नेगेटिव बन सकती है अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां की इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और ट्रम्प की जो मांग है कि रेट कट आ जाए वो और भी दूर चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बार्गेनिंग चिप है। अभी ये टैरिफ लगा रहे हैं, फिर नेगोशिएशन की बात होगी इन 3 देशों के साथ कि आप अपने दाम करा दो तो मैं टैक्स टैरिफ हटाऊंगा। तो ये नेगोशिएशन 3-4 महीने चलेंगे। ओके, वो एक पहली बात है। तो यहां से इंडिया के लिए ये फायदेमंद टर्न आउट हो सकता है। क्यों? एक चीज है कि चाइना इस टैरिफ को रूट को ये करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को बाकी देश में ट्रांसपोर्ट करके वहां से फिनिश करके जाने की एक संभावना हो सकती है। तो शायद इंडिया और चाइना इसमें गठबंधन में आ जाए और प्रोडक्ट्स का पार्टली फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में लाकर यहां फिनिश करके अगर एक्सपोर्ट करें तो हमारी जो टैरिफ, अभी तक ट्रंप ने इंडिया के ऊपर सख्त टैरिफ की बात नहीं की है और अगले महीने या इस महीने अभी कहना है उन्होंने मोदी जी को उधर आमंत्रित किया है। तो शायद उनके इसमें इंडिया कोई डिफेंस की कुछ खरीदारी उनसे करे, ऐसे करे तो, और तेल भी उनसे खरीदें तो शायद हमारे लिए टैरिफ का असर कम पड़ सकता है और चीन के साथ गठबंधन से कुछ प्रोडक्ट्स यहां से जा सकते हैं और ट्रंप इसको मना नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसको चाहिए सस्ता प्रोडक्ट अमेरिका में, राइट। सेकेंड चीज है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में क्या चाह रहे हैं कि अमेरिकन बिजनेस की बढ़त। तो शायद ये भी हो सकता है कि अमेरिकन बिजनेस अब चाइना से खरीदारी कर रहे थे, शायद वो इंडिया से खरीदने के बावजूद वो अपने फैक्ट्री को यहां सेटअप कर सकते हैं। अगर वो कर दिया तो वो प्रोडक्ट एक अमेरिकन कंपनी का यहां से एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को। तो मैं सोच रहा हूं कि ये सब इमीडिएटली नहीं होने वाला है, मगर 3-6 महीने में मोदी जी और ट्रंप जी की बातचीत के बाद ये होल टैरिफ का सिनेरियो अपने फायदे में हम पलट सकते हैं अगर सभी चीज हमने ठीक किया तो। और अब की सिग्नल्स ऐसे ही आ रही है क्योंकि जयशंकर जी की जो पोजीशनिंग हुई थी इनॉग्रेशन में, उनकी जो बातचीत हुई थी मोदी और ट्रंप की बातचीत, तो ये सब मुझे सिग्नल्स है कि इंडिया के ऊपर बहुत नेगेटिव नहीं है। यस, वो मान रहे कि इंडिया भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी लगाने वाली कंट्री है, उसके साथ कर रहे हैं, मगर इसमें से एक फायदेमंद हम रूट को अपना सकते हैं और उसको हमारे और खींच सकते हैं धीरे धीरे। तो मैं टैरिफ के कारण इतना अपनी इकोनॉमी के ऊपर उतना ज्यादा इंपैक्ट मैं नहीं देख रहा हूं जितना चाइना, मेक्सिको और कनाडा में हो सकता है। तो ये बात है, जरूर अनसर्टेनिटी रहेगी, उसके कारण मार्केट की जो फ्लोज रहेगी उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी टैरिफ के कारण। मैं एंड रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली इंडिया इसमें से विनर निकल सकता है। और इसका मैं एक अल्टीमेट रीजन बताऊं आपको, क्योंकि यूएस की पर कैपिटा इनकम $80,000 है, चीन की $13,000 है, इसलिए वहां से सस्ते से प्रोडक्ट उधर एक्सपोर्ट कर रही थी। इंडिया का 3,000 से कम है, तो इंडिया से कॉस्ट एडवांटेज और भी ज्यादा होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की ओर बदल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है, अल्टीमेटली वो भी फायदा सोचेंगे कि अल्टीमेटली मेरी लोकल इन्फ्लेशन कैसे कम हो, और उस बातचीत के ऊपर मेरे मानना है कि तभी इंटरेस्ट रेट का कट जो वो चाह रहे हैं वो भी पवेल सर कर सकते हैं अगर वहां पे इन्फ्लेशन नीचे गिर रही हो। तो मेरी ये थोड़ी लंबी सोच है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म इंपैक्ट से मैं थोड़ा एक 6-9 महीने में ये सब बात हमारे एडवांटेज में पलट सकती है। तो इतने डरने की बात नहीं है, ये टैरिफ वाली चीज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मार्केट उसको बाद में फॉलो करेगी। एक और चीज़, अब चलिए काम करते हैं, हम घरेलू बाजार से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरफ गए, फिर लौट के आते हैं घरेलू बाजारों पर। अब आपको रेट कट की पॉसिबिलिटीज लग रही है सुनील जी, या फिर इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग एज ऑफ नाउ रिगार्डिंग रेट कट्स? नहीं, इसके पॉजिटिव फेवर में क्या है, नेगेटिव में क्या है, दोनों बता देता हूँ। तो पॉजिटिव फेवर में यह है कि पहली बात है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग रेट कम होना है तो रेट कट हाथ आएगा। तो अपने करंट आरबीआई गवर्नर कुछ महीनों पहले आरबीआई गवर्नमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही थे, तो उनको पूरी तरह पता है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, और उनको इसीलिए जहां पॉइंट किया है तो वो गवर्नमेंट की जो एक्शन है उसको समझे और उसको आरबीआई पॉलिसी में पड़े। तो ये एक उनकी एक जानकारी, जो गवर्नमेंट के एंड में क्या हो रहा है, क्या सोच, उसकी पूरी जानकारी उनके पास है, गवर्नर के पास। सेकंड बात है कि लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल भी जो क्रिएट हुआ है आरबीआई के डॉलर की एक्शंस के कारण, उन्होंने लिक्विडिटी की इन्फ्यूजन कर दी, तो ये कह रहा है कि वो थोड़ी फेवर में है एक सॉफ्टवेयर पॉलिसी। ये सेकंड सिग्नल है। थर्ड सिग्नल इसमें है कि इन्फ्लेशन की बात उठाएं तो इन्फ्लेशन में एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है, एक डोमेस्टिक। इंडिया एक सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ड्रिवन स्टोरी है, हमारी डिमांड के कारण इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, हमारी सप्लाई की कमी के कारण हो रही है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में क्या होता है, क्रूड सबसे बड़ा बास्केट है, और उस क्रूड में ट्रंप की बात क्या है, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी वो अपने पुराने तेल के वेल्स को वापस
शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, शेल गैस जो बंद किया था उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से वो दबाव लगा रहे हैं कि आप तेल के दाम को कंट्रोल में रखो, तभी ये यूक्रेन रशिया वाला वॉर भी जल्दी खत्म होगा। तो इनके प्रेशर के कारण तेल के दाम मेरे को स्टेडी लग रहा है। तो एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन में एक स्टेडी ऑयल आके सपोर्ट करता है इन्फ्लेशन को। सेकंड, फूड की प्राइसेस को भी देखें तो आरबीआई की इकोनॉमिक सर्वे जो आई थी अभी, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसमें ध्यान से पढ़ेंगे ना तो दो चीज सामने आती है। ये फूड इन्फ्लेशन की बढ़त, इसके बावजूद कि अच्छी मानसून थी हमारे यहाँ पर, इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ फूड वाज हायर देन कंजम्पशन ऑफ फूड। फिर भी आपको फूड की प्राइस बढ़े क्योंकि लोकलाइज था, सप्लाई जहां पे था, डिमांड जहां पे था, इसमें अंतर था और वो ट्रांसपोर्टेशन से नहीं हो पाया, वो एक बात थी। और दूसरी, एक मॉनसून को भी एक पॉकेट्स में डिफिशियंसी थी। तो अब जो फूड प्राइसेस में खास करके टमाटर और ऑनियन, ये दोनों की दाम ही बहुत बढ़ गई थी। और जनवरी की डेटा जो भी मिस्टर अनंत नागेश्वर ने पेश किया था, 25% की गिरावट दिख रहा है इनकी वेजिटेबल प्राइसेस में। तो मेरे ख्याल में फूड इन्फ्लेशन भी आरबीआई के अंडर जो डेटा होगा उसमें एक थोड़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड, यानी कोई राइजिंग ट्रेंड में नहीं होगा। तो ये सब सपोर्टिव फैक्टर है। अब आते हैं दूसरी तरफ ग्रोथ की डायनामिक। अब ग्रोथ की डायनेमिक क्या है? जरूर स्लो डाउन है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने ही अगले साल का ग्रोथ को 6.3 टू 6.8 घटा दिया। इस साल पहले 7.2 था, एक्चुअल निकलेगा 6.6 शायद, उससे भी कम बता रहे हैं। तो मगर स्टिल ये एक स्लो डाउन नहीं कह सकते ना, इसमें भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है वर्ल्ड में। तो शायद आरबीआई ये सोचेगा कि क्या अगर मैंने रेट कट कर दिया तो आरबीआई गवर्नमेंट ने भी कंजम्पशन को एक बूस्ट दिया है, तो क्या डिमांड के कारण वापस इन्फ्लेशन बढ़ सके, ये एक डर हो सकता है आरबीआई के कमेटी के अंदर कि ग्रोथ का उतना सख्त स्लो डाउन नहीं हुआ है, अभी भी 6% के लेवल पे चल रही है। तो इनको इसको हाथ में लगते हुए वो डिसीजन लेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ हफ्ते पहले तक 50-50 था रेट कट का, अब 60-40 इन फेवर ऑफ रेट कट कहूंगा। अभी भी मैं 80 या 100% का रेट कट क्लियर नहीं दिख रहा है, मगर जरूर सपोर्टिव फैक्टर्स बढ़ गए हैं एक रेट कट की ओर, और रेट कट ना हो फिर भी एक सॉफ्ट आउटलुक ही पेश किया जाएगा। चलिए सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे इस बातचीत में, और स्पेशली जो आखिरी टेक आपने दिया रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट्स, चलिए उस पर भी बात करेंगे जब समय आएगा। लेकिन बाजार को एक बार जरा इस क्लोजिंग को फिर देख लेते हैं। इट्स 23482 और आज का लो और आज का हाई वेल डिफाइंड रहा। निफ्टी का आज का हाई एग्जैक्टली डॉट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने तोड़ा था 8 जनवरी के दिन, उसको एग्जैक्टली स्ट्राइक किया, उसके नीचे बंद हुए, और कल जिस लेवल को तोड़ के हमने तेजी हासिल की थी 20 डे में, वो आज का लो रहा। डिफाइंड लो, डिफाइंड हाई। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और सीएनबीसी आवाज़ पर बजट के बाद की जो चर्चा है जारी रहेगी।